हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या लिखा है बेटा? डायरेक्शन का ही सवाल दिया है और इसका फटाफट आंसर बताइएगा। देखिए क्या हो सकता है। देखिए डायरेक्शन के बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि डायरेक्शन आपके जैसे आप ट्रेस होती है, ये फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं ये आपका डायरेक्शन बना रही है। ये ईस्ट है बेटा, ईस्ट को हिंदी में पूर्व बोलते हैं। ये आपका वेस्ट है, वेस्ट को हिंदी में आपको क्या बोलते हैं बेटा? पश्चिम बोलते हैं। इधर नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए सवाल में क्या बोला गया। एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। तो बेटा पूरा इधर होता है, यानी पूर्व की ओर 7 किलोमीटर साइकिल चला कर गया, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। इसके बाद क्या करा, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बेटा दक्षिण नीचे की ओर हो जाएगा, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है, दक्षिण की ओर आ जाइए, दक्षिण नीचे होता है। फिर उसके बाद क्या करा, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर बेटा 7 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी 7 इधर आ गया। इसके पश्चात क्या कर रहा है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलाता है। अगर आपका फेस बेटा वेस्ट की ओर होगा तो बायां आपका यानी लेफ्ट जो है वो नीचे की ओर हो जाएगा। तो नीचे की ओर आके कितना गया बेटा? 10 किलोमीटर चलाया। अब कह रहा है कि भाई अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहां है, अब कहां पर है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस दिशा में है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से अगर ये सेंटर है तो बेटा ये सेंटर कौन सी दिशा हो गई? साउथ हो जाएगा। तो सबसे पहले दिशा का क्लियर हो गया बेटा, ये साउथ हो गया। कितनी दूरी पर है तो वो दूरी देख लीजिए, ये 10 है और ये दूरी कितने के बराबर है बेटा? 12। तो 12 और 10 कितना हो गया बेटा? 22, यानी 22 किलोमीटर की दूरी पर है और दक्षिण दिशा की ओर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? पहला वाला आपका ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर दूसरा देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। देखिए सवाल नंबर दूसरा कह रहा है निम्न वेन आरेख उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं, यानी कि ये वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन हो गया। अब आपसे सवाल क्या पूछा वो देखिएगा। आपको ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि 3 गोले बने हुए हैं और एक गोला आपको चावल से संबंधित है, एक सर्कल आपका गेहूं से और एक सर्कल आपका चने से संबंधित है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसे पूछा क्या कि वो देखिए कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। यानी कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसा नंबर देखना है कि कितने व्यापारी केवल चने और गेहूं का ही व्यापार करते हैं, यानी वो नंबर देखना है जो चना और गेहूं के अंदर ही कॉमन हो, बाकी के कहीं और ना चावल वाले के साथ कनेक्ट ना हो। तो वो संख्या आप देख लीजिए कौन से किस ऑप्शन दिख रहा है, वो आपकी संख्या कौन सी? 2 है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? फिगर देखिए गौर से, आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए बेटा अगला सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए कि तीसरा नंबर भी सवाल आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रामर को HSBNNBS लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ग्रेटिंग को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर लिया करो यार, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे सवाल हम लिखे दे रहे हैं आपको, अगर नहीं आ रहा है समझिएगा। देखिए ग्रामर है ना, ग्रामर को क्या लिखा गया बेटा? HSBNNBS लिखा गया। तो आपसे पूछा किसका गया है? आपसे पूछा गया ग्रेटिंग का पूछा गया, तो GRATING का पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, G के बाद क्या आता है? H आता है कि नहीं आता है? R के बाद S आता है, अल्फाबेट में A के बाद B आता है, M के बाद N आता है, M के बाद N आता है, A के बाद बेटा B आता है, R के बाद S आता है। अर्थात सब में क्या चल रहा है? सभी लेटर की वैल्यू में क्या करना है? +1 जोड़ देना है, ठीक है ना। वही लॉजिक यहां लगा दीजिए बेटा। G के बाद क्या आएगा? H आएगा, R के बाद क्या आ जाएगा? S आ जाएगा, A के बाद क्या आ जाएगा बेटा? B आ जाएगा, T के बाद क्या आ जाएगा बेटा? U आ जाएगा, I के बाद बेटा J आ जाएगा और N के बाद क्या आ जाएगा बेटा? O आ जाएगा, G के बाद क्या आ जाएगा बेटा? H आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? HSBUJOH आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसा किस ऑप्शन में बेटा? सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन में आपको क्या करना है बेटा? टिक लगा देना होगा। क्लियर बेटा? चलिए बहुत बेटा ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर ये जो हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं इसको आप करते रहिए, क्योंकि हम वही सवाल करा रहे हैं जो आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आपको रिपीटेड मिलेगा या फिर कुछ सवाल इसी से मैच भी करेगा, आगे फंसेंगे भी, ठीक है ना बेटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए बने रहें, आखिरी तक बने रहें और करते रहें, प्रैक्टिस जरूरी है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। सवाल नंबर 4 देखिएगा, ये आपका नॉन वर्बल संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो क्या कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग हो। अच्छा, शेष से अलग हो, ये इसमें क्या अलग होगा भैया, तो जरा गौर से देखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, फटाफट देख के बताइए और इसमें क्या आंसर आएगा कमेंट करके बताइए हमको जरा। बना पाएंगे बेटा? नहीं आएगा। देखिए इसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा, अगर सभी फिगर दिख रहे होंगे तो आपको इस तरह की आकृति जो बनी हुई है, यहाँ पर ये जो लाइन है, लाइनें जा रही है बेटा पैरेलल में जा रही है ना, पैरेलल में जा रही है, और इसमें इस तरह से जा रही होंगे ना, सब ऑप्शन ऐसे ये पैरेलल है। लेकिन चौथे वाले ऑप्शन में क्या हो गया है कि चौथे वाले ऑप्शन में आपका इस तरह से कट लगा हुआ है, इस तरह से, है ना, तो इस तरह से कट लगा हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो बाकी तीनों ऑप्शन पैरेलल है और इसमें ऐसा नहीं है, तो यानी कि इसमें आपका डिफरेंट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। गौर से देखने को प्रयास करें तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 देख लीजिए बेटा। सवाल नंबर 5 में आपको क्या बताना है, इसमें भी बताना है कि उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। गौर से देखिए क्या अलग हो सकता है। पहले वाले फिगर में देखिए क्या लिखा, एक्स क्यू ए, उसी में वी वाई एम ई डब्ल्यू ओ, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए एक्स ओ ए डब्ल्यू ई वाई और एम वी क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए वी ओ एफ एम एक्स वाई डब्ल्यू ए क्यू। कुछ सीरीज समझ में आ रही है क्या? चौथे वाले देखिए वी क्यू वाई ए डब्ल्यू एफ ई एम ओ। अच्छा यहां पर देखिए अभी इस पर कुछ समझ नहीं आया ना, तो इसमें एक चीज छूट गई, क्या? ध्यान से देखिए, बाकी जैसे जो पहले ऑप्शन में जो लेटर यूज किए गए वही आपका सेकंड ऑप्शन में भी है, ठीक है ना। जो लेटर सारे पहले वाले ऑप्शन में है वही लेटर सेकंड ऑप्शन में है, और वही सेम टू सेम लेटर जो है आपके फोर्थ ऑप्शन में भी है। यानी कि जितने लेटर पहले वाले प्रयोग किए गए वही लेटर आपका सेकंड में है, वही लेटर फोर्थ वाले में, बस इधर उधर घूम गए हैं। लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन में एफ का प्रयोग कर दिया गया है और एफ बाकी तीन ऑप्शन में नहीं है, और तीसरे बाकी तीन ऑप्शन ई है और यहाँ पे ई की जगह एफ का प्रयोग कर दिया गया है। थोड़ा सा ये आईक्यू टेस्ट वाला इल्यूजन वाला क्वेश्चन दे दिया एक तरह का, कि आपको कितनी तेज नजर है वो देख सकते हैं, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे शॉर्ट वीडियो जरूर देखा करें ताकि आपकी आईक्यू टेस्ट इल्यूजन की क्षमता बढ़ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। गौर से देखिएगा, मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 6 देख लीजिए। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द के अक्षर, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। मतलब कौन से अक्षर है जो अल्फाबेट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। अब ध्यान से देखिए, पहला शब्द क्या कह रहा है, एलॉय, यानी ए डबल एल ओ वाई, यानी सॉरी सेकंड ऑप्शन में है ना एलॉय। देखो ए के बाद काफी दूर पे एल आता है, फिर उसके बाद एल है, लगातार एल है, फिर ओ है, फिर वाई, यानी ये सीक्वेंस ऑर्डर पे वो सब छाते हैं जो अल्फाबेट सीक्वेंस ऑर्डर पे नहीं है, है ना। तो अगला शब्द देखिए इम्पटी, सी ऑप्शन देखिए इम्पटी। इम्पटी भी जो सीक्वेंस ऑर्डर में ई एम पी टी वाई सीक्वेंस में है, ठीक। इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कुल मिला के बढ़ते हुए क्रम में बताना है हमको। अगला देखिए बीई जी आई एन, ये भी देखिए बढ़ते हुए क्रम में, कहीं घटते हुए क्रम में, बट पहला वाले ऑप्शन में ब्लैंक वर्ड दिया हुआ है, ब्लैंक में आपका बढ़ता हुआ घटता हुआ। देखो बी के बाद एल आता है, चलो ठीक है बढ़ गया, लेकिन एल के बाद कहीं ए नहीं आता, ए तो पहले आ जाता है ना, ए तो बी के भी पहले आ जाता है। यही आपका है जो शब्दकोश के अनुसार नहीं दिया है, तो आपके यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 आपके सामने बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये सवाल जो है बेटा एग्जाम में पूछा जा चुका, सन 2019 पुलिस के एग्जाम में आया हुआ था सवाल। अब कई सारे लोग कर ही नहीं पाए क्योंकि उनकी इंग्लिश ही खराब है। तो इंग्लिश खराब है तो ये देखो, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है। यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द से, अब इन्हीं शब्दों से का क्या करना है, जो शब्द लिखा है इन शब्दों का प्रयोग करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। वो मीनिंगफुल वर्ड फटाफट बताइए क्या बन सकता है, जरा गौर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। एक ही ऑप्शन है, डिक्शनरी बनेगा बेटा। जितने भी शब्दों को इधर उधर करके इनका मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि इंग्लिश में मतलब एक ऐसा सार्थक शब्द बनाना है जिसका कुछ मतलब भी निकल रहा होगा, वो ऑप्शन आपका पहला ही सही है, डिक्शनरी, ठीक है ना, डिक्शनरी सही होगा।
इन्हीं का यूज करके, ठीक है बेटा। तो यही आपका सही होगा, तो आपको आंसर क्या दे देंगे, पहला वाला ही बिल्कुल सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर आ जाते हैं 8 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना। विषम शब्द को चुनना है तो इसमें क्या आंसर होगा, जरा गौर से देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, समाचार पत्र दिया हुआ है, ठीक है। समाचार पत्र में जैसे समाचार आपके पास आता है, पेपर आता है, न्यूज पेपर मांगते हो ना, उसमें क्या मिलता है आपको, न्यूज ही तो मिलती है एक तरह की, है ना। दैनिक पत्रिका जो टेलीविजन पत्रिका होती है उसमें भी आपको एक तरह की न्यूज मिलती है, नॉलेज मिलती है। पत्रिका में भी आपको कुछ ना कुछ समाचार ही मिलती, जानकारी ही मिलती है ना। लेकिन उपन्यास जो बेटा वर्ड होता है, उपन्यास किसी भी पर्सन के लिए या कोई स्टोरी का एक मुख्य शीर्षक के बारे में जानकारी देते हैं। हालांकि जानकारियां सब देते हैं, लेकिन ये शीर्षक भी देते हैं, यानी किसी पर्सन के बारे में बताते हैं। उपन्यास कहते हैं हमने उसके बारे में उपन्यास लिखी है, अपनी जीवन गाथा लिखी है, तो ये उपन्यास ही डिफरेंट होगा, बाकी किसी में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा, तो आपका आंसर सी ऑप्शन लग जाएगा 8 नंबर का, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ये आपका मिसिंग नंबर का सवाल है और ये कह रहा है 63 7 21 64 4 16। बहुत बढ़िया, 245 5 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या आएगा, देखो देखो बेटा, यहां पर देखो ऑप्शन भी देख लेना। यहाँ पे 45 दिया, 30 दिया, 40 दिया, 35 दिया, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो 7 का गुणा 3 भी करेंगे तो 7 तिहाई 21 हो गया कि नहीं होगा, 7 3 21। फिर 21 में 3 से गुणा करोगे तो 21 तिहाई 63 हो गया। चलो पहले वाले पहले वाले फिगर काम खत्म हो गया। अगला देखो बेटा, 4 में 16 का गुणा करोगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16। फिर देखो 16 चौको 64 हो गया, ये भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ 5 से 245 लाना है, तो यानी कि 5 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो 7 पना 35 हो गया, और 35 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 245 ही आएगा। तो यानी कि आंसर आपका सही होना क्या होना चाहिए बेटा, 35 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक ऐसी डिजिट हो जिसका गुणा करने जो मतलब जैसे 7 में इस 3 से गुणा कर रहे हैं तो वही 3 का गुणा इस वाली संख्या से करके ये अगली वाली संख्या को हमें प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो यहाँ पे 5 से 7 गुणा किया, 7 पना 35 हो गया, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35 ही आपका बेस्ट आंसर होगा। क्लियर बेटा, और कोई लॉजिक लगेगा भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 की तरफ आते हैं हम लोग बेटा। 10 नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, कह रहे दक्षिण पूर्व की ओर मुंह किए हुए। अब देखो डायरेक्शन का सवाल फिर से आ गया, यानी डायरेक्शन आपको हमें बताना पड़ेगा, है ना। देख लो, ये ईस्ट होता है बेटा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बीच का डायरेक्शन ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है बेटा, ये साउथ वेस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है। अब क्या क्या, दक्षिण पूर्व की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट की ओर मुंह किए, यानी यहाँ पे मुंह किए हुए, कह रहा घड़ी की दिशा में 45 डिग्री पर घूमता। अच्छा, घड़ी जो होती है क्लॉकवाइज ऐसे तो घूमती है, तो 45 डिग्री का मतलब ये 45 डिग्री घूमा है, चल नहीं रहा है, यानी अब जो 45 डिग्री घूमा है तो उसका फेस आपका साउथ की ओर हो गया। घूमने के बाद की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 180 पर घड़ी की दिशा में मुंह किए जाता है, यानी 180 डिग्री और मुड़ जाता है, यानी यहीं से 180 डिग्री जा रहा है, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चले तो 180 मतलब 45 50 90 और 90 90 180 हो गया। अब उसका फेस किधर हो गया बेटा, उत्तर की ओर हो गया। तो यही तो पूछा कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आप आंसर क्या दे देंगे बेटा, नॉर्थ यानी कि उत्तर दे देंगे। तो आपका यहाँ पर आंसर का ऑप्शन कौन सा बेस्ट रहेगा बेटा, सेकंड वाला आपका ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर आ जाइए 11 नंबर देख लीजिए बेटा। 11 नंबर बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया, ये नॉन वर्बल संबंधित क्वेश्चन आ गया। और नॉन वर्बल कह रहा है कि जब बिंदुदार रेखा पर अपारदर्शी शीट को मोड़ दिया जाता है तो पैटर्न किस तरह दिखाई देगा। यानी कि आपको ये जो फिगर है आपको इस तरह से फोल्ड कर देना, जैसे ही फोल्ड करेंगे जो प्लस का साइन दिख रहा है ना, ये प्लस का साइन ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि जो प्लस का साइन जस्ट बगल में है स्क्वायर के, वो आपके स्क्वायर के अंदर पहुंच जाएगा। और इधर जो सर्कल लगा हुआ है, इधर वाला जो सर्कल लगा हुआ है, वो आपका जो उधर प्लस है वो प्लस के अंदर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इसमें कौन सा फिगर आपका बेस्ट रहेगा, वो पहला वाला ही आपका ऑप्शन बनेगा, ऐसे ही आपकी आकृति बनेगी, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आ जाइए 12 नंबर देख लेते हैं बेटा। 12 नंबर क्या कर, एक कक्षा में सभी लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी है,
देखो अब ये आपका किससे संबंधित आ गया, ये आपका रैंकिंग चैप्टर का सवाल आ गया। रैंकिंग चैप्टर हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है ना। जिन भाई ने ना पढ़ा हो वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ ले। देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में सभी लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं, ठीक है, खड़ी एक पंक्ति में खड़ी कर दी है। अब एक लड़की दोनों छोर से, इधर से भी 16वें नंबर पे, इधर से भी 16वें नंबर पे, यानी दोनों छोर से वो 16 नंबर पे है। तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो हमने आपको बताया था कुल संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, अगर चैप्टर पढ़ा हो ध्यान से, तो L प्लस R माइनस 1 इक्वल टोटल, ये कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे L का मतलब हो गया लेफ्ट साइड और R का मतलब हो गया राइट साइड, यानी कि बाईं ओर से 16 नंबर पे और दाईं ओर से भी 16 नंबर पे, तो 16 16 32 में एक घटाया बेटा 31 आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही रहेगा? सी वाला आपका ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो सी में आपको क्या करना है? टिक कर देना होगा। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाइए 13 पे आ जाइए बेटा। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है? जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये भी रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन हो गया। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पे है। अच्छा ठीक है, उनमें से सुनील जो है भैया ऊपर से, यानी शीर्ष मतलब टॉप का हो गया, शीर्ष से 7वें स्थान पर है, और शीर्ष 7वें स्थान पर और नीचे से 16वें स्थान पर। चलो ठीक है, सुनील के बारे में बोलिए, नीचे से 16वें स्थान पर है, यानी सुनील का दोनों तरफ से एक ही स्थान है। तो एक काम करते हैं, हमने कहा था कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं L प्लस R माइनस 1 इक्वल टोटल निकाल लेते हैं। तो सुनील का ऊपर से 7वां नीचे से 16वां है, तो 16 7 कितना हो गया बेटा? 16 7 23, 23 में एक घटाया 22 लड़के हो गए। अब 22 लड़के ये वो हैं जो पास हैं, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया तथा उसमें 2 असफल है, यानी 4 लोगों ने भाग ही नहीं लिया, 4 लोग एग्जाम से डर गए और 2 तो फेल हो गए, हिम्मत दिखाई बेचारा फेल हो गए, लेकिन एडमिशन तो कहीं ना कहीं लिया था। यानी 4 लोगों ने भाग नहीं लिया और 2 फेल हो गए थे, यानी कक्षा में कुल कितने थे? 22 4 26 2 28 लड़के थे, ठीक है बेटा। तो इसमें आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 14 की तरफ आइए। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया, 14 नंबर कैलेंडर का सवाल आ गया आपका सामने। अब देखिए यहाँ पे क्या कर, यदि 1 मई को मंगलवार है, क्या है? मंगलवार है, तो 1 जून को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान से देखो, इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। 1 मई को मंगलवार है ना, तो 1 जून का दिन बताना। तो एक बात बताओ बेटा, मई कितने दिन की होती है? पहले ये बताओ, मई 31 की होती है कि नहीं होती है? तो मई की 31 के होते, एक दिन तो निकल गया, तो बचा कितने? 31 में एक घटा दिया, कितना बचेगा? 30 बचेगा। अब जून की 1 तारीख, मई के बाद जून का ही महीना आता है, जून की पहली तारीख का पूछा गया, तो यानी जून का तारीख 1 ले लिया। इन दोनों कोटों को जोड़ लीजिए, 30 से 31 हो गया। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर लो, 7 एक कम 7 चौको 28, कितना शेष बचा? रिमाइंडर 3 बचेगा बेटा। यही जो रिमाइंडर बचा यही मंगलवार में जोड़ दीजिए, क्योंकि इसी की बात तो आएगा। और मंगलवार कोड कौन सा होता है बेटा? 2 होता है, क्योंकि सोमवार पहला दिन होता है, मंगलवार दूसरा होता है, बुधवार तीसरा दिन होता है सप्ताह का। तो यानी कि मंगलवार का कोड 2 होता है, 2 में 3 जोड़ दिया, जो रिमाइंडर था 2 3 5, 5वां दिन सप्ताह का कौन सा होता है बेटा? शुक्रवार ही होता है, यानी फ्राइडे आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अर्थात सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, उसी में आपको क्या करना है बेटा? टिक लगा देना है। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, फटाफट नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आ जाइए बेटा। 15 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन हो गया। क्या लिखा है? BEH, क्या दिया है? BEH दिया हुआ है, फिर कॉमा करके क्या दे दिया? DGJ दिया है बेटा, DGJ, फिर FIL दिया हुआ है, फिर HKN दिया है ना, ये दिया हुआ है। अब आगे बताना है, आगे क्या आएगा ये आपको बताना है बेटा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कर ले जाएंगे। देखो B की प्लेस 2 होती है, D की 4 होती है, F की 6 होती है, H की 8 होती है, तो 2 में 2 जोड़ा 4, 4 2 6, 6 2 8, तो 8 तो 10 हो जाए, 10 होता है बेटा J का। ठीक, आगे देख लीजिए, इसकी प्लेस 5 होती है, ये 7 होती है, ये 9 होती है, ये 11 होती है। अब देखो 5 2 7 2 9 2 11 2 13 हो जाएगा, 13 होता है बेटा M का अल्फाबेट में। इसकी 8 होती है, ये 10 होती है, ये 12 होती है, 14 होती है। देखो 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, तो 14 2 16 होगा, यानी JMP आंसर आपका हो जाएगा। है कोई ऑप्शन JMP? देख लीजिए बेटा, 4th ऑप्शन आपका दिया हुआ था, D ऑप्शन आपका टिक लगा देंगे। क्लियर बेटा?
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सवाल नंबर 16 बहुत ही बेस्ट सवाल है। ये आपका थ्योरेटिकल संबंधित हो गया, यानी एनालॉजी संबंधित क्वेश्चन से आ गया। क्या लिखा हुआ है? एथनोलॉजी अनुपात मानव जाति, और फिर आपका लगेगा सिस्मोलॉजी अनुपात क्वेश्चन मार्क, है ना। तो बेटा एंथ्रोपोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव अध्ययन, है ना। तो एथनोलॉजी भी मानव जाति के बारे में अध्ययन कराती है, ठीक है, मानव जाति। तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सिस्मोलॉजी में आपका भूकंप से संबंधित अध्ययन होता है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन ही बेस्ट रहेगा, उसको आप टिक लगा देंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलो सवाल नंबर आ जाता है 17 नंबर। 17 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 17 नंबर आपका कथन और तर्क का आ गया, मतलब स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट चैप्टर का सवाल है ये। क्या लिखा हुआ है? इसमें करना क्या होता है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको तर्क निकालना है, क्या वो तर्क सही है या गलत है, ये आपको सोचना है, सिर्फ तर्क देना है। जैसे आप लोगों से कोई बात कहता है ना कि पढ़ने के लिए कहता है या कुछ काम के लिए कहता है, तो आप तर्क लगाने लगते, हम ये करेंगे तो ये हो जाएंगे, वो करेंगे तो वो हो जाएंगे, इस टाइप से। तो वही तर्क लगाना है और कुछ नहीं कहना है। कथन क्या कह रहा है? कथन पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है? क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? अर्थात सरकार को दालों पर जो है निर्यात के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए। मतलब जो जैसे सपोज करते हैं कि आपके इलाके में बहुत सारी दाल है, अब दाल आप सेल करते हो बाहर, तो सेल जब करते हैं तो दाल बाहर जो बेचते हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। तो सरकार क्या दालों के निर्यात पर सेल वो प्रतिबंध लगाना चाहिए? मतलब आपके देश से दालें खूब हो रही हो और आप विदेश से बेचें, तो क्या ये सही है? तो इस पर आपको तर्क देना है। अब वो अपने मन का अपनी भावनाएं दबा कर रखिए, पहले से यहाँ के तर्क देख लीजिए, अगर तर्क आपके तर्क से आपकी भावनाओं से मैच करता है तो सही है, अन्यथा गलत है। तर्क पहला कह रहा, हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। ये तो बात उचित है, लग रही है, क्यों नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है भाई। देखिए अगर मान लेते हैं आपके इलाके में 100 किलो दाल की आवश्यकता होती है, 100 किलो दाल की आवश्यकता होती है खाने के लिए, लेकिन आपके जो आपके यहाँ इलाके में हुई दाल 200 किलो हुई, 200 किलो हुई। अब वो क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, इस दाल को दूसरे वाले देश में जाके सेल किया। जैसे बेचा, मान लो कहते हैं आप 150 किलो बेचा है, अब 150 किलो बेचा है तो 50 किलो हुई तो दाल बची बेटा। 50 किलो जब बचेगी दाल तो क्या होगा कि जो चीज की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, उसके दाम बढ़ेंगे। मतलब जिस चीज का उत्पादन की कमी हो जाएगी, कोई सी चीज की मतलब कमी हो जाएगी तो उसके दाम ऑटोमेटिक बढ़ते। जैसे कि आप लोग भी महंगाई से बहुत परेशान है, कोई भी चीज होती है अगर उसकी कमी हो गई और पब्लिक खाने वाली ज्यादा है तो चीजों की ऑटोमेटिक क्या होता है, रेट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यही तो बात कह रहा कि हाँ अगर हमने प्रतिबंध लगा दिया, दूसरे देश में नहीं बेचा जाएगा तो क्या होगा, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला तर्क तो हमारे हिसाब से तो सही है। अब आपकी सोच क्या कहती है, आप वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। और दूसरा तर्क देखते हैं क्या कहते, नहीं इस निर्यात से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। मतलब सेल करने से अगर हम सेल नहीं करेंगे तो नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। कैसे, मतलब पूरे देश की नौकरियां कैसे खत्म हो जाएंगी भैया? पूरे देश की फैक्ट्रियां क्या बंद हो जाएंगी क्या? नहीं भैया, उस क्षेत्र की बंद होंगी, उस क्षेत्र के मतलब नौकरियां जाएंगी, लेकिन पूरे देश की बात नहीं की गई है। उन्होंने बोला कि उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, मतलब एक ही उद्योग है, एक ही व्यापार है दाल का, और कोई व्यापार नहीं है। दाल की कीमत को घटाने की बात की जा रही है, तो दाल की कीमत घटाइए भैया। यहाँ पे दूसरा तर्क क्या होगा, मेरे हिसाब से गलत है, पहला केवल सही है। तो आपको कौन सा टिक लगाना होगा? पहला लगाना होगा। और आपको क्या सही लगता है वो मुझे आप कमेंट करके फटाफट बताएं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। चलिए हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर आ जाते हैं 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। ये आपका वेन डायरेक्ट संबंधित क्वेश्चन आ गया है। अब क्या कह रहा है इसमें, लेखक मतलब निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लेखकों, शिक्षक और पुरुषों के मध्य संबंध दर्शाती है? अच्छा, लेखक, पुरुष और शिक्षक की बात कर रहा है। तो एक बात बताइए, जो लेखक होते हैं वो इंसान ही तो होते हैं, कोई जानवर तो होते नहीं है। जो राइटर होते हैं ना, तो इंसान होते हैं। इंसान में सभी लेखक क्या, इंसान दो प्रकार के हैं, एक या तो स्त्री होती है या तो एक पुरुष होता है।
तो या तो महिला भी लेखक हो सकते हैं या तो पुरुष भी हो सकता है, लेकिन सभी लेखक महिलाएं हो ये जरूरी नहीं है, या सभी लेखक पुरुष हो ये भी जरूरी नहीं है। यानी कुछ पुरुष लेखक हो सकता है, मैं पुरुष के बारे में बोला गया तो मान लेते हैं ये पुरुष है हमारा, कुछ पुरुष क्या हो सकता है, लेखक हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये फिगर हमारा बन सकता है। और जरूरी नहीं कि सभी लेखक पुरुष ही हो, है ना, तो कुछ कुछ होगा। फिर अगला क्या, और क्या बनाना है, शिक्षक बनाना, तो ये भी हो सकता है कुछ पुरुष शिक्षक हो, भाई सभी पुरुष शिक्षक हो ये भी जरूरी नहीं, कुछ महिलाएं भी होती है शिक्षक, होती नहीं होती, जैसे कि आप लोग तो जानकार हो, तो कुछ महिलाएं क्या होंगी, सॉरी शिक्षक, और कुछ लेखक जो होंगे वो भी आपके क्या होंगे, शिक्षक होंगे कि नहीं होंगे। तो ये फिगर आपका ऐसे मिलता जुलता बना लो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शिक्षक के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कुछ शिक्षक बेटा क्या होंगे, पुरुष होंगे, सभी शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूं, और कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो लेखक भी होंगे, भाई टीचर लिखता भी तो है, आप लोग तो समझदार हो, आजकल तो ऑनलाइन के जमाना चल रहा है, कई सारे टीचर पढ़ाते भी हैं, साथ में अपनी अपनी किताबें भी छापते हैं, कहते हैं हमारी किताबें है ले लो, है ना, तो वो तो होता ही है ना, लेखक हो गए राइटर हो गए कि नहीं हो गए। तो कुछ शिक्षक लिखते भी हैं और कुछ लेखक शिक्षक भी हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो पुरुष भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं और लेखक भी होते हैं। पुरुष तो होना उनका अधिकार हो गया भैया, पुरुष का जन्म मिला, लेकिन वो टीचर और लेखक के गुण रखते हैं, क्वालिटी रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा फिगर किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको क्या, सेकंड ऑप्शन बेटा दिख रहा है, तो इसी में आपको क्या करना होगा, टिक कर देना होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाइए 19 नंबर पे आइए। 19 नंबर आपका सिलॉक का क्वेश्चन आ गया है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में पढ़कर हमें एक चित्र बनाना होगा, चित्र को देखकर अपने कंक्लूजन को राइट या रॉन्ग बताने काम है। ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ कौवे क्या हैं, शेर हैं। मान लो भैया ये कुछ कौवे हैं, ये कुछ कौवे हैं, कुछ कौवे शेर हैं, चलो भाई ठीक है शेर हैं। आगे, और सभी शेर क्या है बेटा, चीते हैं, जहां तक शेर होंगे वो सब के सब चीते हो गए, चलो ठीक है। आगे क्या, अब निष्कर्ष देख लो, पढ़ लो भाई, कुछ कौवे चीते हैं, हाँ भाई कुछ कौवे चीते तो दिख रहा है ना, तो यानी पहला वाला निष्कर्ष आपका पूरा सही। दूसरा कह रहा है कि कोई भी शेर कौवा नहीं है, क्या कोई भी शेर कौवा नहीं है, ये तो बात नहीं बोला गया। तो भाई जब कुछ कौवे शेर हैं तो कोई ना कोई शेर कौवा तो है ही है, और कुछ कोई ना कोई कौवा भी शेर है, यानी दूसरा वाला आपका गलत हो गया, पहला वाला निष्कर्ष केवल सही होगा, जिसमें आपको ए ऑप्शन में आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आ जाइए, सवाल नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे, है ना। ध्यान से देखिए, 2,17,52, क्वेश्चन मार्क और 206। अब यहां पर क्या आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, अगर दम है तो बताइए और नहीं तो समझिएगा, है ना। अगर दम है, वाकई आप टैलेंटेड है, अगर लगता है कि आप एसएससी जीडी के लिए आप टैलेंटेड हैं, क्वालिफाइड करने के योग्य हैं, तो इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट करके तत्काल बताएं, वीडियो को होल्ड कर लें, और वीडियो को देखना नहीं, चीटिंग नहीं करना, कि पता है तुम लोग बहुत होशियार हो भाई, चीटिंग कर ले, तो चीटिंग ना करना। और अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखें कैसे करना है। देखिए, अगर डिफरेंस मेथड लगाते हैं आप तो मैं बताता हूं। देखिए 17 में अगर 2 घटाएंगे बेटा 15 बचेगा, 52 में 17 घटाएंगे तो आप यहां घटाएंगे तो 35 बचेगा। अब यहां सीरीज आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक संख्या और होती तो सीरीज समझ में आ जाती, तो क्या घटाएंगे, क्योंकि 35 15 घटाएंगे 20 ही बचेगा, वो आगे क्या होगा नहीं पकड़ पाएंगे। या तो एक एक करके ऑप्शन रखें और फिर सीरीज बनाएं, तो उससे टाइम बहुत जाया जाएगा, है ना। तो हमने क्या बताएंगे, अब इस सवाल क्या करें, दूसरे तरीके से करो, कैसे करेंगे वो सोचो। ये 2 है, 17 है, 52 है, 206, तो कैसे पहुंचा जा सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान देखो, अगर हम इसको लिखें 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 17 लाने के लिए क्या करें, 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कर दें, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 8 और 9 17। फिर 52 लाने के लिए क्या करें, 3 का क्यूब और 4 का स्क्वायर कर, 4 का स्क्वायर नहीं आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, है ना। देखो 3 का स्क्वायर 27, 3 का क्यूब 27, 5 का स्क्वायर 25। अब जरा जोड़ो, 7 5 12, 2 2 4 1 5, 52 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखो, इस पे सीरीज क्या चल रही है, यहां तो 1 2 3, तो आगे 4 का क्यूब तो 64 हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो 1 जोड़ा 3 जोड़ा 3, 1 3 5, तो आगे 7 का स्क्वायर, यानी 64 में 49 जुड़ जाए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जोड़ो 9 4 13 हो गया, 6 4 10, 1 11 हो गया, ठीक है ना। तो 113 आ गया। अब देखो 113 आपका ऑप्शन में दिया है, तो 113 यहां पर बेस्ट रहेगा। आगे चेक कर लेते हैं, अभी हो सकता है गलत हो भाई। आगे देखो यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है बेटा 125 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। जोड़ो 5 1 6 8 2 10 1 1 2 206 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यानी कि आपका आंसर सही क्या हो जाएगा बेटा 113 वाला आपका आंसर सबसे ज्यादा उचित रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए 113 आंसर आप देंगे, क्या देंगे 113। ठीक, तो किस ऑप्शन में 113 जरा देख लीजिएगा, सी ऑप्शन में है तो बेटा सी ऑप्शन टिक लगा देंगे। उम्मीद करते हैं आज की हमारी मॉक टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज आपको 20 क्वेश्चन की समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग बहुत ही जल्द अगली क्लास में मुलाकात करते हैं मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, ओके, मौज करिए, धन्यवाद।